हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे मूल्यांकन के उपकरण व प्रविधियों के बारे में। अगर आप लोगों ने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, उसमें मैंने टूल्स एंड टेक्निक्स ऑफ इवैल्यूएशन के नाम से वीडियो बनाया था, जिसमें दो प्रकार की टेक्निक्स बताई थी, गुणात्मक और मात्रात्मक, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वांटिटेटिव टेक्निक्स में हमने एग्जामिनेशंस वगैरह को लिया था, और क्वालिटेटिव में हमने गुणात्मक प्रविधियों में, जिसमें कि आज हम डिस्कस करेंगे, जिसमें प्रश्नावली, समाजमिति और प्रक्षेपण विधियां आती हैं, इन सबको लिया था। तो आज हम इसको दूसरी तरह से हम इसका एक कैटेगराइज करेंगे, जिसमें हमने मूल्यांकन के जो उपकरण और प्रविधियों को, इनको 4 टाइप्स में डिवाइड किया है। सबसे पहला जो टाइप्स है वो परीक्षण प्रविधियां हैं, टेस्टिंग प्रोसीजर। सेकंड है स्वयं आलेख प्रविधियां, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स, निरीक्षणात्मक प्रविधियां, ऑब्जर्वेशनल मेथड, और प्रक्षेपण विधियां, प्रोजेक्टिव मेथड। ये 4 टाइप्स हैं मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियों के। तो इसी के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लेते हैं परीक्षण प्रविधियां। इनको हम क्वांटिटेटिव में भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें जो टेस्टिंग होती है वो क्वांटिटेटिव होती है। इसमें सबसे पहले आती हैं लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं, जो कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। लिखित परीक्षाओं के बारे में भी मैं वीडियो बना चुकी हूँ, जिसमें हमने निबंधात्मक और वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं के बारे में काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। तो यहाँ पे इसका डिस्कशन की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट आते हैं वृद्धि। पहला इसमें जो टाइप था वो लिखित, मौखिक और प्रयोगात्मक परीक्षाएं था, और दूसरा जो टाइप है उसमें बुद्धि परीक्षण, सृजनात्मकता के परीक्षण, रुचि परीक्षण, मूल्य परीक्षण, अभिक्षमता परीक्षण इत्यादि इसमें आते हैं। ये टेस्टिंग टेक्निक्स हैं, और इसमें जो परीक्षण होते हैं स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट होते हैं, जिनको हम यूज़ करते हैं इन सब गुणों के मापन के लिए। दूसरा हमारा इसमें आता है स्वयं आलेख प्रविधियाँ, सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक्स। जैसा कि नाम से ही इससे पता चल रहा है कि इसमें जो सब्जेक्ट होता है या जिसका हमें मूल्यांकन करना है, वो अपने बारे में खुद ही वो बताता है, और बताने का माध्यम, जो टूल्स होते हैं इसमें, वो प्रश्नावली का हम प्रयोग किया जाता है। प्रश्नावली का प्रयोग करते हैं। प्रश्नावली उसके सामने दी जाती है, और उसमें कुछ प्रश्न होते हैं जिनको वो फिल करके या लिख के देता है अपने बारे में। तो सेल्फ रिपोर्टिंग टेक्निक में सबसे पहले तो यही है कि जो प्रयोज्य या सब्जेक्ट होता है वो अपने बारे में खुद इन्फॉर्मेशन देता है। और इसमें कौन कौन सी प्रविधियां हम लेते हैं? प्रश्नावली लेते हैं, और आत्मकथा लेते हैं, व्यक्तिगत डायरी लेते हैं। पर्सनल डायरी भी एक बहुत अच्छा सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन होता है किसी के सेल्फ रिपोर्टिंग करने के लिए। साक्षात्कार, जो फेस टू फेस हम इंटरव्यू कर सकते हैं उसका, और उसके बारे में क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, चाहे वो स्ट्रक्चर्ड रूप में हो या अनस्ट्रक्चर्ड रूप में हो। साक्षात्कार में हम साक्षात्कार सूची का भी प्रयोग कर सकते हैं। वार्तालाप को हम एक प्रविधि की तरह हम यूज़ में ला सकते हैं, जिसमें एक अच्छा डिस्कशन करा सकते हैं, जिससे कि जो व्यक्ति होते हैं या जो सब्जेक्ट्स होते हैं वो अपने बारे में खुद ही बताते हैं। वार्तालाप या वाद विवाद। तो इनका डिटेल, जैसे प्रश्नावली है, तो प्रश्नावली का जो डिटेल है वो काफ़ी ज़्यादा है, उसको हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। अभी हम यहाँ पे शॉर्ट में केवल इनके टाइप्स देख लेते हैं कि ये जो प्रविधियाँ हैं ये कितने तरह की होती हैं, और इनमें कौन कौन से टूल्स का प्रयोग किया जाता है। तो ये समझ में आ गया। स्वयं आलेख प्रविधियाँ, जिसमें कि सब्जेक्ट खुद ही अपने बारे में बताता है, या जो मूल्यांकन करता होता है वो उससे जानने का प्रयास करता है, और वो खुद उन प्रश्नों के उत्तर देता है। वो चाहे साक्षात्कार के रूप में हो, प्रश्नावली के रूप में हो, या फिर आत्मकथा के रूप में हो। आत्मकथा में भी जो मूल्यांकन करता होता है वो उस सब्जेक्ट को बोलता है कि वो अपने बारे में कुछ भी लिख कर बताए। तो वो आत्मकथा के रूप में अपने भावों को, अपने विचारों को या अपनी समस्याओं को वो लिख कर बताता है। अब तीसरे टाइप की जो हमारी प्रविधियां हैं वो निरीक्षणात्मक प्रविधियां हैं, ऑब्जर्वेशनल मेथड या ऑब्जर्वेशनल टेक्निक्स। इसमें क्या करते हैं? इसमें जो मूल्यांकन करता होता है वो निरीक्षण करता है सब्जेक्ट का, जिसका कि मूल्यांकन करना होता है, उसका ऑब्जर्वेशन करता है, और कुछ टूल्स का भी उसमें प्रयोग करता है। वो निरीक्षण करके ये जानने का प्रयास करता है कि जो मूल्यांकन करता है उसके अंदर जो गुण हैं उनका मूल्यांकन वो अपने ऑब्जर्वेशन के द्वारा ही करता है। इसमें हम क्या क्या मेथड्स यूज़ करते हैं? सबसे पहले जांच सूची, चेकलिस्ट का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, जिसमें कुछ क्वेश्चंस लिखे होते हैं, और सब्जेक्ट को उसके आगे या तो टिक लगाना होता है या फिर क्रॉस करना होता है।
इसमें हम कुछ भी उससे किसी भी तरह का क्वेश्चन उससे पूछ सकते हैं। अगर वो उससे एग्री है तो उसको टिक करता है, और अगर उसको एग्री नहीं है तो उसके आगे क्रॉस का निशान लगा लेता है। तो इस तरह से अगर इसी तरह से एक और चेकलिस्ट बनती है जिसमें कुछ गुणों के बारे में लिखा जाता है, और जो अध्यापक होता है वो अपने किसी छात्रों का अगर उसे मूल्यांकन करना है तो चेकलिस्ट के द्वारा ये देखता है कि उसमें कुछ गुणों के नाम होते हैं, और गुणों के आगे जो गुण उसमें प्रेजेंट है उसके आगे टिक करता है, और जो नहीं है प्रेजेंट उसके आगे क्रॉस लगा देता है। इसी तरह से एक बहुत ही अच्छा टूल है ऑब्जर्वेशनल टूल, जिसको कि हम निर्धारण मापनी कहते हैं, रेटिंग स्केल। इसका प्रयोग बहुत ज़्यादा किया जाता है, अभिवृत्ति मापन के लिए भी इसका प्रयोग किया जाता है, और भी कई एक व्यक्तित्व मापन में भी हम इसका प्रयोग कर सकते हैं, अभिक्षमता मापन में भी कर सकते हैं, वैल्यूज़ के मेज़रमेंट के लिए भी हम रेटिंग स्केल का प्रयोग कर सकते हैं। तो इस तरह से जो निर्धारण मापनी होता है उसमें क्या होता है कि कुछ पॉइंट्स होते हैं रेटिंग स्केल में, और उन पॉइंट्स में एक क्रम में जो सब्जेक्ट होता है वो एक क्रम में बताता है कि वो उससे कितना एग्री कर रहा है, उस स्टेटमेंट से कितना एग्री कर रहा है। अब ये निर्धारण मापनी 5 पॉइंट भी हो सकती है, 7 पॉइंट भी हो सकती है। हम शॉर्ट में ही डिस्कस कर लेते हैं, डिटेल में जाने के लिए इसके लिए एक अलग से मैं वीडियो अपलोड करूँगी। जैसे एक कोई क्वेश्चन है कि मैं दूसरों की सलाह से कार्य करता हूँ। अब इसमें 5 पॉइंट्स हैं, 5 पॉइंट्स में वो किस तरह से उसको टिक करना है उसको। जैसे कि अगर वो नहीं करना है, अगर एग्री उसमें पूर्णतः सहमत, सहमत, अनिश्चित, असहमत और पूर्णतः असहमत, इस तरह से 5 पॉइंट्स में उसको डिवाइड कर देते हैं। तो जो सब्जेक्ट होता है वो जिस पॉइंट से एग्री करता है उसी के आगे टिक करता है। तो इस तरह से और सबकी जो मार्क स्कोरिंग होती है वो अलग अलग पॉइंट्स दिए जाते हैं उनको, और किए जाते हैं। इसका डिटेल बाद में देखते हैं। इसके बाद आता है वृत्तांत अभिलेख। वृत्तांत अभिलेख में एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स भी बोलते हैं इसको, और इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं उनसे संबंधित उन्होंने क्या अचीव किया है अपने स्कूल में, कुछ जो मेन कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ स्पेशल फील्ड में उन्होंने क्या किया, उन सब का रिकॉर्ड रखा जाता है जिसके आधार पे उनका मूल्यांकन किया जाता है। इसके बाद एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मेथड है समाजमिति विधि, सोशियोमेट्रिक मेथड। इसका भी निरीक्षणात्मक विधियों में प्रयोग किया जाता है। इसमें क्या करते हैं, इसमें किसी ग्रुप में हम छात्रों की हमें ये देखना होता है कि कौन लीडरशिप क्वालिटी किस में ज़्यादा है, कौन अपने क्लास में ज़्यादा पॉपुलर है, किस स्टूडेंट्स को ज़्यादा स्टूडेंट्स लाइक करते हैं, किस स्टूडेंट्स को बच्चे पसंद नहीं कर रहे हैं। ये सब नापने के लिए हम समाजमिति विधि का प्रयोग करते हैं। इसके बाद है अनुमान विधि, गेस हू टेक्निक। इसमें क्या करते हैं कि कोई एक किसी बच्चे के गुण से संबंधित कोई प्रश्न पूछा जाता है, फिर स्टूडेंट से कहा जाता है कि आप बताइए कि ये कौन हो सकता है। तो इस तरह से अनुमान विधि द्वारा भी बच्चे बताते हैं कि ये किसके बारे में ये बात कही गई है। ये भी एक अच्छा और इंटरेस्टिंग मेथड है। इसके बाद में लास्ट है संचयी अभिलेख, क्यूमुलेटिव रिकॉर्ड्स। इसमें क्या होता है, जो स्टूडेंट्स होता है उसका स्टार्टिंग से लेके जब तक वो पढ़ रहा है सारा रिकॉर्ड स्कूल में होता है, चाहे वो उसकी अचीवमेंट से रिलेटेड हो, किसी भी तरह की एक्टिविटीज़ से रिलेटेड पूरा रिकॉर्ड्स होता है। उस रिकॉर्ड के आधार पे उस बच्चे का मूल्यांकन किया जा सकता है। तो ये थी निरीक्षणात्मक विधियाँ। इसके बाद में जो लास्ट मेथड है हमारा 4th, वो है प्रक्षेपण विधियाँ, प्रोजेक्टिव मेथड। ये ज़्यादातर व्यक्तित्व के मापन के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। और प्रोजेक्टिव मेथड में क्या होता है कि व्यक्ति अपने विचारों, अपने भावों को सामने किसी चित्र के ऊपर थोप सकता है, या किसी और चीज़ जो उसको दिखाई जा रही है उसमें वो अपने आप को देखता है और उसी के आधार पर वो अपने विचारों को व्यक्त करता है। इसमें कई टेक्निक्स हैं, जिसमें से एक बहुत इम्पॉर्टेंट टेक्निक है TAT, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। ये टेक्निक मॉर्गन एंड मुरे ने इसका सबसे पहले यूज़ किया था, और ये 1935 में किया था मरे एंड मॉर्गन ने। इसमें क्या होते हैं, कुछ पिक्चर्स होती हैं, 30 पिक्चर्स होती हैं, जिसमें 10 होती हैं गर्ल्स के लिए, 10 बॉयज़ के लिए, और 10 कॉमन होती हैं। अगर हम गर्ल्स का मेज़रमेंट कर रहे हैं तब भी हम उसको 20 पिक्चर्स दिखाएंगे, बॉयज़ का मेज़रमेंट कर रहे हैं उसको भी हम 20 पिक्चर्स दिखाएंगे। और सारी पिक्चर्स एक अलग अलग सिचुएशन को शो करती है, जिसमें कुछ व्यक्ति कुछ काम करते हुए दिखाई देते हैं। तो जब ये कार्ड्स दिखाए जाते हैं उनको, या पिक्चर्स दिखाई जाती हैं सब्जेक्ट को,
तो वो उन पे जो एक उन पिक्चर्स में खुद को एक पात्र के रूप में देखता है और अपने जो विचार होते हैं, अपने भाव होते हैं, उनके अकॉर्डिंग वो उसको देखता है और लिखने का प्रयास करता है। उससे हर पिक्चर से रिलेटेड उनको लिखने के लिए बोला जाता है, वो उसको लिखने का प्रयास करता है, जिससे कि उसके अंदर क्या मनोभाव चल रहे हैं, उसके अंदर क्या किस तरह के विचार चल रहे हैं, किस तरह की समस्या है, उसको ये हम जान सकते हैं। इसी का एक और रूप है CAT, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट। इसको लियोपोल्ड वेलक ने बनाया था और ये टैट का ही एक रूप है, लेकिन ये बच्चों के लिए है, 3 से 11 साल के बच्चों के लिए है और ये 1948 में लियोपोल्ड वेलक ने बनाया था। इसमें भी 10 कार्ड्स होते हैं। उन 10 कार्ड्स में अलग अलग पिक्चर्स बनी होती हैं जो कि बच्चों को दिखाई जाती हैं और एक चार्ट होता है। उस चार्ट में उन बच्चों का पूरा डिटेल होता है और हर कार्ड से रिलेटेड खाली स्थान होता है जिसमें वो उस कार्ड से रिलेटेड जो भी दिखता है उसके बारे में वो लिखते हैं। एक और इम्पॉर्टेंट टेस्ट है ये रोशा स्याही धब्बा परीक्षण, रोशा इंक ब्लॉट टेस्ट, जो ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें 10 कार्ड्स होते हैं जिन पर स्याही के कुछ धब्बे बने होते हैं और कुछ आकृतियाँ उसमें दिखाई जाती हैं। उन आकृतियों से जब वो कार्ड्स सब्जेक्ट को दिखाए जाते हैं तो उन आकृतियों को देख के वो कुछ अनुमान लगाते हैं। उनमें कुछ अलग अलग तरह की उन्हें पिक्चर्स दिखाई देती हैं। कुछ इसमें कार्ड्स कलर्ड हैं, कुछ ब्लैक एंड वाइट हैं। इसका भी डिटेल हम जो अगला वीडियो अपलोड होगा वो मेरा इससे रिलेटेड होगा और उसमें हम इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। तो इसमें भी जैसे थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट में वो अपने आप को देखता है, तो इसमें भी ये देखा जाता है कि उसने क्या देखा, उसको क्या दिखाई दे रहा है। उसी के आधार पर उसके व्यक्तित्व के बारे में अनुमान लगाया जाता है कि उसको ये चीज़ दिख रही है इस कार्ड में, तो क्यों दिख रही है। तो इस तरह से इससे भी एक व्यक्तित्व मापन परीक्षण है ये रोशा स्याही धब्बा परीक्षण। अगला है वाक्य पूर्ति परीक्षण, सेंटेंस कंप्लीशन टेस्ट। इसमें क्या होता है, कुछ अधूरे वाक्य होते हैं, इनकम्प्लीट सेंटेंस होते हैं जो कि सब्जेक्ट को दिखाए जाते हैं और सब्जेक्ट उनको कंप्लीट करता है, अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करता है। जब वो अपने अकॉर्डिंग कंप्लीट करेगा तो कहीं ना कहीं वो अपने विचारों को उन सेंटेंस में लिखेगा, अपने अंदर जो उसके अंदर जो मनोभाव चल रहे हैं या जिस तरह की समस्याएं चल रही हैं उसी के आधार पर वो उसको कंप्लीट करेगा। और लास्ट है शब्द सहचर्य विधि, वर्ड एसोसिएशन मेथड। इसमें क्या होता है, कुछ शब्द होते हैं, उन शब्दों के आधार पे कुछ परिस्थितियों को उनके साथ में एसोसिएट करके देखते हैं। जैसे कोई शब्द बताया गया तो सब्जेक्ट क्या है, उस शब्द से रिलेटेड जो भी सिचुएशन उसके दिमाग में आ रही हो वो उसको उससे रिलेट करके देखेगा और इसके आधार पर भी व्यक्तित्व का मापन किया जा सकता है। तो ये था हमारा मूल्यांकन के उपकरण और प्रविधियाँ। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।